मेरे नाल राघव ਚੱਡਾ ने जो कि खुद सिर्फ 32 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन आम आदमी पार्टी ਦੀ है उस ਵਿੱਚ बैठे हुए हैं और खास तौर पर सिर्फ 20 साल की उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ चीफ स्पोक्सपर्सन लगाया सी। मैं कुछ उदाहरण ਜਿਹੜੀਆਂ देना चाहांगा वर्ल्ड वाइड ਜਿਹੜੀਆਂ उदाहरण ने। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर सना मारिन की उम्र महज 34 साल सी ਜਦੋਂ प्राइम मिनिस्टर बने सी। जेकर गल करिए ऑस्ट्रेलियन चांसलर की सेबेस्टियन क्रूज उन्हों की उम्र महज 30 साल सी। महारवी ब्लाक जी कि ब्रिटिश मैंबर ऑफ पार्लीमेंट सी उन्हों की उम्र महज 20 साल सी जो पार्लीमेंट च आ गए सी। सो की प्रॉब्लम है कि जो गल भारत च आती है तो यूथ को पूरा रगड़ा के घसा के उन्होंने जब तक पोलीटिकल सिस्टम च इंट्रोड्यूस किया जाता है उदों तक उन्होंने सारे सपने मर चुके होंगे हैं। सो इस बारे चर्चा गल करांगे कि आखिर यूथ की प्रॉपर यूटिलाइजेशन किवें होएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल जी। आम तौर पर जो पोलीटिकल सिस्टम है उत्थे देखा जाता है कि यूथ को यूज़ किया जाता है, कोई किसी नाल मार कुटाई करनी है या कोई होर काम करने है और बहुत ज़्यादा एक क्योंकि असी देख रहे हैं कि बार बार जोड़ा पंजाब दे विच बहुत गैंगस्टर्स का बोलबाला होया पिया, सोशल मीडिया ते रोज़ नवीं पोस्टां पाइयां और हाल फिलहाल च मोहाली च एक अजिहा मर्डर होया जिहदे नाल अक्रॉस द पार्टी जोड़ा क्रिटिसाइज किया गया। की लगता की है यूथ का रोल की चाहिए है क्योंकि 75 साल के असी हो जाना अज रात को 12 बजे साडा भारत जोड़ा 75 साल का हो जाएगा और वजह की है कि यूथ को प्रॉपर जोड़ा एक रिप्रजेंटेशन नहीं मिल पा रही। आपने संधू साहब बहुत सही फरमाया। हिंदुस्तान एक बहुत यंग कंट्री है। हमारे देश की 65% आबादी 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन 35 साल की उम्र से कम है। 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन 50% आबादी हिंदुस्तान की 25 साल से कम उम्र है। आप पंजाब की बात कर लीजिए, पंजाब का 50% आबादी 50% आबादी 28 साल की है। एक बहुत ही यंग कंट्री है, एक बहुत ही यंग सूबा है हमारा पंजाब। लेकिन ये यंग इंडिया रिप्रेजेंट नहीं होता है सियासत में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज ये कहा जाता है, अगर आप अक्रॉस दी वर्ल्ड एग्जाम्पल उठा के देखें, आपने कुछ न्यूजीलैंड के एग्जाम्पल फरमाए, ऑस्ट्रिया का एग्जाम्पल फरमाया, जो एवरेज गैप है, जो गैप है हमारी यूनियन कैबिनेट की उम्र का और देश की उम्र का, जो मोदी साहब की कैबिनेट है उसकी उम्र का और इंडिया की एज का, उसका अगर आप गैप देखें तो वो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। द गैप बिटवीन द एवरेज एज ऑफ इंडिया एंड द एवरेज एज ऑफ द यूनियन कैबिनेट। क्यों? क्योंकि हमारे युवा को, हमारे यूथ को, हमारे यंग इंडिया को सियासत में नहीं आने दिया जाता है, सियासत में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। और जब यंग इंडिया, जब यूथ सियासत में नहीं आएगा, चुनेगा नहीं, एमएलए नहीं बनेगा, एमपी नहीं बनेगा, पंचायत में नहीं आएगा, सरपंच नहीं बनेगा, एमसी नहीं बनेगा, तो फिर वो अपने मुद्दे कैसे उठाएगा? राघव जी, वही मैं इसे करके कह रहे थे, तुहाडी उम्र करीब 32 साल है और तुसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट सी। जेकर एक 30-35 साल का जिहड़ा नौजवान है वो एक कंपनी का CEO हो सकता है, तो वाई नॉट ही शुड बी प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि इंडिया की गल करिए तो 40 साल की उम्र में मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी जड़े सी वो बने सी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो भी कुछ स्पैशल हालात सी। एक तो होंदा ना कि बाय चॉइस होंदा है, लेकिन शायद उन्होंने अपने माता जी की असैसिनेशन तो बाद उसका फायदा मिले सी। प्रॉब्लम की मानते हो जो एक नौजवान जड़ा एक कंपनी रन कर सकता है, एक CEO बन सकता है, सो वाई नॉट PM या वाई नॉट CM? देखिए, सबसे पहले PM और CM बनने के लिए सियासत में आना पड़ता है, और सियासत में आने के लिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए, यंग लोगों के लिए, हम जैसे जो साधारण घरों से आते हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं, बड़ा विरोध होता है। सबसे पहला विरोध डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि किसी यंग आदमी को राजनीति में, सियासत में आने के लिए सबसे पहले कोई एक फैंसी सरनेम चाहिए। या तो आप गांधी हो, सिंधिया हो, पायलट हो, मजीठिया हो, बादल हो, यादव हो, मुफ्ती हो। हिंदुस्तान से ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए, सिर्फ वही यंग पॉलिटिशियंस आपको नजर आएंगे जो किसी बड़े सियासतदान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसका पॉलिटिकल गॉडफादर है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज के हालात ऐसे हैं कि आपको पॉलिटिक्स के लिए मनी पावर चाहिए, मसल पावर चाहिए, और कई कई जगह मीडिया पावर चाहिए। वो एक यंगस्टर को प्रमोट नहीं करते, यंगस्टर्स सामने नहीं आ पाते। लेकिन ऐसी पूरी ईमानदारी नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में भी जो उम्र दराज लोग बैठे हैं वो यंगस्टर्स को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, अक्सर देखा जाता है। इसका एक ही एक्सेप्शन है और वो है आम आदमी पार्टी। हमारी पार्टी भी नहीं है और हमारे यहाँ पे सारे लोग ऊपर से लेकर नीचे तक सब यंग है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी लगातार बाहरों बहुत लोग ਜਿਹੜੇ इंपोर्ट कर रही है। ਅਸੀਂ देखते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो लगातार तुसी तो लोग हमारा लेके आ रहे हैं। हमारा परिवार बढ़ रहा है। हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, लोगों को लाने की प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि यूथ की रिप्रेजेंटेशन की बात लेकिन है। जो मैं ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਲੀਆਂ, लेकिन टिकट मिलने वाली बाहरों बहुत लोग आ रहे हैं। सो पार्टी विद अ डिफरेंस टिकट आम तो आदमी पार्टी के अभी तो टिकट किसी को मिली नहीं है। जब टिकट मिलेगी तब टिकट की बात करेंगे। हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। हमारी पार्टी में अगर कोई आना चाहता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि उसका दिल पंजाब की खुशहाली के लिए धड़कना चाहिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए कि मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए, मैं ये बन जाऊं, मुझे ये ओहदा मिल जाए, उस आदमी की हमें लोड नहीं है। जिस पंजाब के लिए जो सोचता है उसकी हमें ज़रूरत है। जहां तक यूथ की रिप्रेजेंटेशन की बात है, हमारी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने यूथ को प्रमोट किया। केजरीवाल साहब ने यूथ को प्रमोट किया। आपने मेरा एग्जाम्पल दिया, मैं अपना ही एग्जाम्पल, अपना ही उदाहरण आपको बताता हूं। मैं तो एक साधारण परिवार से, साधारण घर से आता हूं। कोई बड़ा ही कोई इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार नहीं है मेरा, नॉर्मल मिडिल क्लास हाउस होल्ड। मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, लंदन से पढ़कर आया और केजरीवाल साहब से मिला, उनके साथ जुड़ गया। मुझे 22 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी दी पूरे भारत देश में, जहां 60, 65, 70, 75 साल के स्पोक्स पर्सन बैठा करते थे, न्यूज़ चैनल पे खिड़कियों में नजर आते थे। वहां केजरीवाल साहब ने अपने इस छोटे से नन्हे से सिपाही को मौका दिया। उसके बाद 27 साल की उम्र में, अच्छा लोग सीरियसली ले लेंदे सी भी, बहुत सारे घाक ਜਿਹੜੇ बैठे ਹੁੰਦੇ ਸੀ बड़े बड़े सालों ਤੋਂ डिबेट्स ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ। शुरू में तो नहीं लेते थे, पर धीरे धीरे मेरी हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स की ताकत देख के उन्होंने शायद थोड़ा मुझे सीरियसली लेना शुरू किया। फिर 27 साल की उम्र का हुआ संधू साहब, तो मुझे हमारे केजरीवाल साहब ने पार्टी का नेशनल ट्रेजरर बनाया। उस समय कांग्रेस पार्टी के नेशनल ट्रेजरर होते थे मोतीलाल वोरा साहब, लगभग मुझे लगता है 90 साल के आसपास उनकी उम्र होती। तो एक तरफ 90 साल का व्यक्ति एक पार्टी का नेशनल ट्रेजरर और एक नई पार्टी का 27 साल का नेशनल ट्रेजरर। ये दिखाता है कि भारत की राजनीति बदल रही है, सियासत बदल रही है। इसके साथ साथ कई बड़े मौके, मुझे पहला चुनाव लोकसभा का मुझे 29 साल में केजरीवाल साहब ने लड़वाया, 31 साल में विधायक का चुनाव लड़वाया, मौके दिए। मैं इकलौता नहीं हूं, मैं मैं देख रहा ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ सारे ਖੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੋਡੀ, ਔਰ ਸ਼ਾयद ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। Absolutely. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਿਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ रिप्रेजेंटेशन है उन्हें यकीनी बनाओगे? देखिए, पंजाब सूबे की बात करें तो आज जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब जो हैं पंजाब के, उनकी उम्र 80 के आसपास है। जो इनसे पहले मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल साहब, उनकी उम्र 90 के आसपास है। हमें 80 साल का, 90 साल का, 95 साल का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमें यंग मुख्यमंत्री चाहिए, यंग एमएलए चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो एक यंग पार्टी है, जो यूथ में विश्वास रखती है, जैसे हमारे कई सारे एमएलएज हमारे सामने बैठे हैं, आपने कईयों का नाम लिया है, सब यंग लोग हैं, ऐसे यंग लोगों को मौका देगी और यूथ की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, हम अक्सर ये बात करते हैं संधू साहब कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, 33% रिजर्वेशन हो सीटों पे महिलाओं का। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि महिलाओं को टिकटें मिलेंगी, महिलाएं इलेक्शन जीतेंगी, संसद में आएंगी, विधानसभा में आएंगी, तो अपने मुद्दे उठाएंगे। उसी हिसाब से हम कहते हैं कि दलित समाज से जो हमारे भाई बहन हैं
उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, उनकी आवाज दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उनकी आवाज बुलंद करने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ उसी ਨੇ हिसाब से ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ complete ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ 40 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਡਰ 30 ਹੋਏਗਾ। उम्र का बैरियर मैं नहीं लगा रहा कि वो 39 होगा कि 38 होगा कि 34 होगा। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी ताकि यूथ जो है वो चुनकर आए, विधानसभा में जाए और यूथ का मुद्दा उठाए। आज मुझे बताओ, आप पंजाब विधानसभा में यूथ का मुद्दा उठाने वाले कितने लोग हैं? कोई 60-65 साल से कम के तो इक्का दुक्का ही लोग नजर आते हैं, वो हमारी पार्टी के ही हैं सारे। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ਜਿਹੜੇ यूथ प्रेसिडेंट्स हैं दे आर अबव 40 या 45 ईयर। हमारा यूथ प्रेसिडेंट है यंग 32-33 साल का मीत है। ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ। मैं बार दोबारा उस सवाल पे आ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं और ठोक के बोल रहा हूं कि यूथ को पूरी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, सम्मान मिलेगा। और एक ही पार्टी है जो यूथ के बारे में सोचती है और यूथ को रिप्रेजेंटेशन भी देती है। और जब हमारी पूरी 117 हलकों की लिस्ट आएगी तो आप उसमें खुद देखिएगा कि 35 साल से कम उम्र के कितने लोग हैं और आपको उसी में पता लग जाएगा कि यूथ की रिप्रेजेंटेशन आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा देगी। और ये मैं केवल अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं कर रहा, जब हमारी लिस्ट आएगी तो आपको पता लगेगा कि युवाओं के बारे में, यूथ के बारे में वास्तव में केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी सोचती है। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 23 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਟਕਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲਈ। ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ +2 ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈਐਲਸ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਫੜੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ पंजाब रहेगा कि? ये दो अलग चीजें हैं। एक बेरोजगारी जिसके चलते पंजाब का यूथ आज सीरिया और इराक जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गया है, और दूसरा ड्रग्स का जो बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी पंजाब में कुछ इस कदर है कि जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की है उससे डबल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट केवल हमारे पंजाब का है। और अभी कुछ ही दिन पहले अखबार में था कि शायद सरकार ने कोई 1,20,000 एप्लीकेशंस आई सरकार के पास 500 सरकारी नौकरियों के लिए। ये दिखाता है कि क्या आलम है। पटवारी टेस्ट, पटवारी के लिए 500 पोस्ट थी और लगभग 1,20,000 एप्लीकेशन आ गई जॉब्स के लिए। 2016 से लेके 2021 तक ऑफिशियल आंकड़े ये कहते हैं, अनऑफिशियल तो और भी ज्यादा होगा, ऑफिशियल सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 6 लाख लोगों से ज्यादा यूथ पंजाब को छोड़ के और देशों में जाकर मेहनत मजदूरी कर रहा है। वहां पे भी कोई सम्मानजनक काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आज हर पंजाब के युवा के हाथ काम हो, नौकरी हो, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। केवल नौकरी ही ना हो, नौकरी देने की भी कैपेसिटी हो, क्षमता हो। इस दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। ड्रग्स की आपने जहां तक बात करी, ड्रग्स इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति चाहिए। वो जो पार्टनरशिप के साथ चलता है कि जब हम सरकार में आ गए तो तुम ड्रग्स का व्यापार करना, उसमें हमारी इतनी पत्ती है। जब हम आ जाएंगे विपक्ष में, तुम सरकार में आओगे तो भी ये चलता रहेगा, हम चलाते रहेंगे, तुम्हारे पास महीना पहुंचता रहेगा। ये सारे धंधे बंद करने पड़ेंगे और इसे बड़े सेंसिटिव तरीके से कैसे हमारे यूथ को रिहैबिलिटेट किया जाए। ऐसे भी नहीं कि उसको सड़क पे छोड़ दिया जाए, उसे रिहैबिलिटेट किया जाए और साथ ही साथ ड्रग्स पे ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਵਿਕਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ
ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕਵਾਉਂਦੀਆਂ। बिना पॉलिटिकल पेट्रनेज के, बिना पॉलिटिकल रक्षा छतरी के इतना बड़ा नशे का व्यापार नहीं चल सकता सूबे में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने दो, पंजाब पुलिस हमारे पास आने दो, हम बताएंगे कैसे पंजाब से नशा खत्म होता, करके दिखाएंगे आपको। पॉलिटिकल पेट्रनेज से चलता है। बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, छोटी मछलियां छोड़ दो, बड़े बड़े मगरमच्छ घाघ नेता बैठे हैं जो ये व्यापार चलाते हैं। आपको पता है, मुझे पता है। और कैप्टन साहब ने पिछले 2017 के चुनावों में क्या कहा था, मैं गुटका साहब जी की सौं खा के कहता हूं कि मैं 4 हफ्तों में पंजाब से नशा खत्म कर दूंगा। 4 हफ्ते नहीं, 4 साल खत्म हो गए। लेकिन कैप्टन साहब दावा करते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਐਫ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲਿਆਂ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਵਿਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। आपको लगता है कुछ कमी आई है? सप्लाई चेन कुछ माड़ी ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ मोटी कम ਡਰੱਗਸ हुई है? ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾयद बहुत इजीली अवेलेबल थी, ਹੁਣ महंगे मिल रहे। हमने कैप्टन साहब को, पंजाब सूबे की जनता ने ड्रग्स की प्राइस चेंज करने के लिए चुना था कि प्राइस 120 से 140 हो जाए, 120 से घट के 110 हो जाए, महंगा या सस्ता करने के लिए नशे का तो नहीं चुना था कैप्टन साहब को। कैप्टन साहब को इसलिए चुना था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं, श्री गुटका साहब जी की सौं खा के कहता हूं कि मैं 4 हफ्तों में पंजाब से नशा खत्म कर दूंगा। ना पंजाब से नशा खत्म हुआ, ना नशे का व्यापार खत्म हुआ, ना ही वो बड़े बड़े मगरमच्छ जो नशा बेचते हैं उनको जेल में डाला गया। अच्छा, आम आदमी पार्टी को की रोड मैप है? क्योंकि सारिया पार्टियां वोटां लैण वेले ते कहंदियां भी ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਰਸਟ ਕਰੇ? संधू साहब, हमें 2 चीजें होती हैं। एक होती है पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी कर दे, बड़े बड़े वादे कर दे, प्रॉमिसेस कर दे। एक होता है पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस तो करे लेकिन वो पहले करके दिखाए। अरविंद केजरीवाल जी ने वो सारी चीजें दिल्ली में करके दिखाई। आज दिल्ली में मुफ्त बिजली मिलती है हर घर में। आज दिल्ली में 24 घंटे पानी मिलता है, मुफ्त पानी मिलता है हर जगह। आज दिल्ली में स्कूल, अस्पताल नंबर 1 वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। आज मैं आपको बताऊं, दिल्ली में बड़े बड़े अमीर उद्योगपति, बिजनेसमैन अपने बच्चों को, सियासतदान बड़े बड़े अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकलवाकर केजरीवाल साहब के सरकारी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं कि वो स्कूल इतने बढ़िया हो गए। आज स्किल सेंटर, स्किल ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में जगह जगह खोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया जाता है शायद वो एजुकेशन हमारी इंडस्ट्री को नहीं चाहिए। एक सप्लाई डिमांड गैप है। आपको स्किल ट्रेनिंग ऐसी दी जाएगी कि स्किल ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको नौकरी देने के लिए कंपनियों की लाइनें लगी हों। ऐसी स्किल ट्रेनिंग दिल्ली में दी जा रही है। तो दिल्ली में वो करके दिखाया जिसके वादे हम आज पंजाब में कर रहे हैं। ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ 300 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 400 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਦਾ ਅਬਰੋਡ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਟਿਕਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी को? क्योंकि शायद मुफ्त चीज़ां देनियां तो कोई इलाज ना होया ना। 2 चीजें, इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ पंजाब और दूसरा है फ्री देने का मॉडल। इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ पंजाब की कैसे आज पंजाब 3-4 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है, वहां से उसे निकालने का रोड मैप हम आपको देंगे। इकोनॉमिक रिवाइवल का देंगे। पूरा होमवर्क करके हम बैठे हैं, पूरा कागजी कार्रवाई कर बैठे हैं कि कैसे पंजाब को -3 लाख करोड़ से +3 लाख करोड़ में लाना है। वो हम आपको करके दिखाएंगे। वो नहीं करेंगे तो ये वादे कैसे मैं आपको कर रहा हूं? वादे इसीलिए तो केजरीवाल साहब कर रहे हैं क्योंकि रिवाइवल प्लान बनाया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने, फ्री 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 वाला मॉडल। हमारा ये मानना है कि एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है डिग्निफाइड लाइफ के लिए,
सम्मानजनक जीवन देने के लिए, गरीब से गरीब आदमी हो या अमीर से अमीर आदमी हो, सबको एक सम्मानजनक लाइफ जीने के लिए इतना बिजली, इतना पानी, आपको इतनी हेल्थ केयर और इतना एजुकेशन सिस्टम फ्री मिलना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, आप यूरोप की किसी भी कंट्री का एग्जांपल उठा के देख लो, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, हेल्थ केयर, अस्पतालों में इलाज, दवाई, बड़े से बड़ा ऑपरेशन फ्री है, एजुकेशन फ्री है, और लिमिटेड बिजली, लिमिटेड पानी फ्री मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि जब आप हमारे सूबे में आ गए, अब आप यहां रहते हो या आपका सूबा आपका घर है, तो सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि आपको डिग्निफाइड लाइफ के लिए जितना चाहिए उतना मिले। ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋ ਪਰਸੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? संधू साहब, ये सवाल 2015 में मुझसे किया जाता था, केजरीवाल साहब ने कई बार इसका जवाब दिया कि दिल्ली में हमने कहा हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, और हमने दे दिया। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री कहने लगे कि भैया फ्री दे दोगे अगर आप, तो सरकार लुट जाएगी, सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। पहला साल 2015 से वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 15 to 16 जब हमने बिजली फ्री दी तो बिजली कंपनियां प्रॉफिट में आ गई। पानी फ्री दिया 20,000 लीटर हर फैमिली को, तो हमारा दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में आ गया। कैसे आ गया? हमने चोरी रोकी, हमने डकैती रोकी, हमने कंपनियों की और बिजली विभाग की, बड़े बड़े अमीर कंपनियों की और पानी विभाग की जो सेटिंग थी उस सेटिंग को बंद किया, और गरीब आदमी को पानी दिया, गरीब आदमी को बिजली दी, इसीलिए प्रॉफिट में आया। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਲੀਟੀशियंस ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਉਹ? तो सिस्टम में लाएंगे ना संधू साहब, वही मैं कह रहा हूं, सबको सिस्टम का प्रोसेस बनाना पड़ेगा। जब तक आप सबको लीगलाइज करके फॉर्मली सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाओगे, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। फॉर्मली सिस्टम का हिस्सा बनाकर चोरी रोकनी पड़ेगी, और जितना वेलफेयर गवर्नमेंट ने जितनी चीज एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए जो जो चीजें देनी है वो हम देंगे। और केजरीवाल साहब की पहली गारंटी है कि पंजाब में फ्री बिजली दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, जब हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी, पहले कैबिनेट मीटिंग में हमारी सरकार यह फैसला लेगी कि पंजाब के लोगों को फ्री बिजली दी जाएगी। ਅੱਛਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ 올림픽ਸ ਹੋਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਆਣਾ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਯੂਥ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ 121 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਰਾਈਵਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਈਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਬ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੋਰट्स ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜੇਗੀ? आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक तरफ चाइना ओलंपिक्स में 150, 200 गोल्ड मेडल लेके जाता है, 38 गोल्ड सब मिला के, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल मिला के 150, 200 मेडल लेके जाता है। यूएस भी कई 100 मेडल ले जाता है। हमारी कंट्री में, हमारे देश में हम देखे जाते हैं कि इक्का दुक्का 3-4 मेडल आते हैं, वो भी 1-2-3 पंजाब ले आता है, 1-2 हरियाणा ले आता है, उस हिसाब से चलता है। आई एग्री, मैं अब सहमत हूँ आपसे, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, उसके लिए एक स्पोर्ट्स पॉलिसी लाएंगे। और जैसे दिल्ली में हमने हिंदुस्तान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा करी है। एक स्पेशल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है दिल्ली में, जहां पर बच्चे दाखिला लेकर केवल स्पोर्ट्स को ही पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ेंगे। उसी हिसाब से पंजाब में भी एक पंजाब स्पेसिफिक, दिल्ली स्पेसिफिक नहीं, पंजाब स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पॉलिसी, एक स्पोर्ट्स मॉडल लाया जाएगा। उसके बारे में आने वाले समय में आप हमारे मैनिफेस्टो में भी देखेंगे।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ 2022 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, यूथ का की रोल रहेगा पंजाब के निर्माण च और देश के निर्माण च? देखिए, हम खड़खड़ कलां की पवित्र धरती पर हैं। आज हमने यहाँ आकर सजदे किए, मत्था टेका, शहीद आज़म भगत सिंह जी की चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाया और उनसे मार्गदर्शन लेने की कोशिश करी कि एक रंगला पंजाब, एक खुशहाल पंजाब का सपना जो हमारे अमर शहीदों ने देखा था, एक ऐसा पंजाब जिसमें सबके पास रोज़गार हो, नशे के जाल से हमारा युवा निकले, लोगों को इराक और सीरिया जाकर मजदूरी ना करनी पड़े, अपने सूबे में काम मिले, आपस में भाईचारा, प्यार, अमन शांति हो, मज़हब और जात बिरादरी के नाम पर कोई अंतर कलेश झगड़ा ना हो, सब खुशहाली से रहें। एक ऐसे रंगले खुशहाल पंजाब का सपना हम देखते हैं और प्रेरणा लेते हैं शहीद आज़म भगत सिंह जी से कि हमें इतनी शक्ति भी दें, हमारा मार्गदर्शन करें कि हम अपने इरादों में सफल हो। मैं ये मानता हूँ कि बड़े बड़े सियासतदान यहाँ आकर कैमरे के सामने मत्था टेकते हैं, एक सिंबलिज्म की राजनीति यहाँ से सियासत होती है। अपने बारे में और अपनी पार्टी के बारे में बोल सकता हूँ कि हमारे डेडिकेशन, हमारे मन के भाव सच्चे हैं, पाक साफ हैं और हम बिना कैमरों के भी यहाँ आते हैं मत्था टेकने। एक आदर्श हैं शहीद आज़म भगत साहब हम सबके, और इसी उम्मीद के साथ कि इन सारी पार्टियों ने पंजाब को लूट लिया, बेच खाया, और अब मैं जब पंजाब में जगह जगह जाता हूँ लोग एक ही बात कहते हैं कि अकालियों को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, इन सब ने बदल बदल के अपनी अपनी बारी हमें लूटा, पंजाब को बेच दिया। अब एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे कि आप लोग आकर हमारे पंजाब को संवारो, पंजाब को खुशहाल बनाओ, पंजाब को रंगला बनाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू संधू साहब। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਕੱਲ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਹਕੀਕਤ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣਗੇ।